हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई, जो भी बंदे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी ने रिवाइज्ड कैलेंडर उसका जारी कर दिया है। उसके हिसाब से हम यदि देखें तो सीजीएल का जो एग्जाम है वो अगस्त के महीने में है। ठीक है, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में है शायद। ठीक है, तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी आपके पास 3 महीने हैं। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि जो अपने वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके उन पे भी अभी फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट का 1 मंथ रहता है उसमें तो सिर्फ वही रिवाइज करो जो आपने अभी तक पढ़ा है। पर अभी आपके पास 3 महीने हैं तो भाई आप अपने वीक पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो। जैसे कि अभी बात चल रही है कि भाई मैथ्स का थोड़ा लेवल बढ़ सकता है। हालांकि जब टीसीएस ही पेपर कंडक्ट करवा रही है, अब इतना सुनने में आ रहा है, तो भाई ये तो है नहीं कि भाई पेपर का लेवल बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, पर फिर भी बढ़ जाए तो एटलीस्ट मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रांग रखना अपनों को। ठीक है। दूसरा चीज ये कि भाई देखो, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनकी भी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं, शायद जून के महीने में पेपर है उनका। तो भाई अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी है ना, उनको रिवाइज करिए। अब भाई वीक पॉइंट्स पे जब अब तक ही काम नहीं करा गया है, तो आप क्या ही कर लोगे 1 महीने में। तो भाई उन चीजों को ही रिवाइज करते रहो जो चीजें अब तक पढ़ी हैं आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स। ठीक है। तो भाई हमने कल से मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करी थी। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, और जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर दिया था, कल डाल दिया था हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा पे ही। आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन का मतलब कि भाई जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस और उन पे बेस्ड जो जो मेथड्स हैं कि हाँ भाई, कई बार हम क्या है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम मेथड को पहचान नहीं पाते कि कौन सा मेथड इसमें यूज करें जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड को अपना के और उस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो भाई हम इस वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। तो भाई मैंने जैसा कि लिखा भी हुआ है थंबनेल में कि ऑल टीसीएस आस्क्ड क्वेश्चंस इन लास्ट 6 to 7 years। भाई से टीसीएस 2018 2019 में ही तो आई थी, तो भाई उसके बाद से जितने भी एग्जाम लिए हैं उसने, उसमें जो जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। ठीक है। तो भाई एक ही पैटर्न पे सिर्फ एक दो तीन क्वेश्चन ही मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। भाई वैसे बनाऊंगा वीडियो तो वीडियो ही 4-5 घंटे का पहुंच जाएगा, तो फिर वो क्विक रिवीजन कहाँ कर रहा। ठीक है। तो मेरे पास मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूंगा कि पहले तो हमें बेसिक्स थोड़ा पता रहना चाहिए कि बेसिक्स क्या रहती है। तो बेसिक्स क्या है, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 1000, मतलब ये प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम, मूलधन। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो मेरे पास ब्याज की दर है वो 10% है। ठीक है। तो यदि हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ होता तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या रहता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पे जब हम जितने भी ईयर्स के लिए प्रिंसिपल लेंगे, तो प्रिंसिपल थ्रू आउट द लाइफ स्पान का मतलब हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए भी प्रिंसिपल वही रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल भी वही रहेगा, और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल भी वही रहेगा। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब प्रिंसिपल सेम रहेगा हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास हर ईयर का ब्याज भी सेम रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 माना था ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मानी थी, तो 1000 का 10% 100, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज भी 100 था, सेकेंड ईयर का ब्याज भी 100 था, और थर्ड ईयर का ब्याज भी 100 था। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल विल बी द सेम फॉर एवरी ईयर। जब एवरी ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एवरी ईयर के लिए जो उसका इंटरेस्ट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब भाई यहाँ पे 3 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट कितना था, 3 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट था 300। ठीक है। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज देखो कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, सपोज करो कि फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 था ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितनी मानी थी, 10%। तो भाई जो 10% मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट मानी थी, तो फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज कितना हो गया, 100 ही हो गया ना। 100 ही हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन जब हमने सेकंड ईयर के लिए काउंट करा, तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये नहीं है अब 1000, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 नहीं है। जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में अमाउंट आया, कैलकुलेट हो गया, अब अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 1000 + 100 = 1100। भाई अमाउंट क्या होता है आपको पता होगा ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल और जितना इंटरेस्ट मिला वो हमारे पास अमाउंट रहता है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, 1100। अब ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये है, तो जब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये है तो इस पे ब्याज लगेगा।
तो यानी कि मेरे पास ब्याज कितना आ गया, अब 110 आ गया, और अमाउंट कितना हो गया मेरे पास 1210। अब ये 1210 जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर का है, तो ये थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरफ ये करेगा, तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास 121, क्योंकि 10-10% निकालते जा रहे हैं ना हम। तो अमाउंट हम देखें तो यहाँ से 1000 से कितना हो गया, 1331। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट में 300 का ब्याज मिला था, और यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो हमारे पास 331 का ब्याज हो गया। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ पे कि देखो ये 1000 से 1100 हुआ, फिर 1100 पे इंटरेस्ट लगा, मतलब मैंने ब्याज पे भी ब्याज दिया है। तो मतलब सीआई का नाम ही ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम ही ये है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज देना है। सपोज करो कि हम, मेरे पास पहले 1000 थे प्रिंसिपल में, तो क्या होना था मेरे पास 100 100 100 होना था यदि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेके चले तो। लेकिन जो हमारे पास सेकंड ईयर का ब्याज आया वो टोटल कितना आया, सेकंड ईयर का टोटल ब्याज कितना आया मेरे पास, 210 आया ना। तो ये 210 कहाँ से ऐड हुआ, क्योंकि देखो 200 तो हमारे पास ऐड है ही, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था ना उस पे भी इंटरेस्ट लगा है इसमें, तो 100 का 10%, 10 ऐसे आता है ये। ठीक है, तो भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग में तो क्लियर हो गया होगा कि भाई एसआई में क्या है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पान हमारे पास जो एवरी ईयर का जो प्रिंसिपल रहेगा और उसका इंटरेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, सीधी सीधी सी है। ठीक है, दूसरा मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है इसमें ही, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, मान लो अब भाई देखो मैं यहाँ पे जब भी समझाने के लिए लूंगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% ही लेता हूँ, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% होती है ना तो उसके हिसाब से मेरे को समझाने में थोड़ा आसानी रहती है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल चाहे मेरे पास कितना भी हो, यदि मेरे पास प्रिंसिपल इतना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मान लो ये 1000 से 1100 हुआ, 1000 से 1100 हुआ फर्स्ट ईयर के बाद, तो इस पे 10% का ब्याज लग के ही तो हुआ, 10% का ब्याज लग के ही तो हुआ। मतलब मैं यदि देखूं तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है प्रिंसिपल से, यदि हम अमाउंट पे जाएंगे तो हम जिस भी चीज का गुणा करेंगे उसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे को कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ा, 11/10 का। और ये 11/10 क्या था कि जब हमारे पास 1/10 की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरे पास 10 यदि प्रिंसिपल है तो उस पे 1 का ब्याज मिला, तो जब 1 का ब्याज मिल गया तो वो अमाउंट कितना हो गया, 11/10। तो ये 11/10 क्या हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो अब यहां से फिर सेकंड ईयर के लिए जाएंगे तो भी 11/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ से थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो भी 11/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट को हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो अब सपोज करो कि भाई ये तो हर ईयर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम है, 11/10, 11/10, 11/10। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं लेके चलूं कि मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि मैं मानता हूं जैसे 11/1/9% मान लेता हूँ, 11/1/9% कितना होता है, 1/9, 1/9 होता है ना। भाई आपको ये तो सारी चीजें पता रहनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 1/9, 1/20, 1/5, ये एटलीस्ट 20 तक पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 1/9, 11/1/9, मतलब यदि मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं यहाँ पे यूज करके चलूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहेगा मेरे पास, ये रहेगा मेरे पास 10/9, क्योंकि 9 का यदि प्रिंसिपल था तो उस पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, तो 10/9। अब ये अमाउंट आ जाएगा, फिर इसका 10/9 टाइम्स हो जाएगा, फिर इसका भी जब ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, इसका भी 10/9। मतलब यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 10/9 है, 10/9 है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मेरे पास यहाँ पे 12.5% होती, 12.5%, तो 12.5% कितना होता है, 1/8, 1/8। और जब 1/8 होती मतलब 8 का प्रिंसिपल तो 1 का ब्याज, तो यानी कि 9/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाता है मेरे पास, 9/8। ठीक है, समझ में आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कि जब हमको अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा करके हम अमाउंट ला सकते हैं। ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा सीधा से ही लेके चल रहे हैं ना, वहां पे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसा कुछ सीन है ही नहीं, वहां पे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए लग रहा है, क्योंकि भाई इतना इंटरेस्ट मिलके इतना गुना ही तो हो गया वो। ठीक है, तो अब मैं क्या कह पा रहा हूं कि अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे पास कितना हुआ, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे पास कितना हुआ, पी इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लिया है मैंने, देख लो। यहाँ पे यदि मैं इसको एक्स मान लूं तो यहाँ से जब हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट पी इंटू 11/10 ही तो हो गया। ठीक है, अब सेकंड ईयर का अमाउंट निकालूंगा मैं, सेकंड ईयर के बाद का जो अमाउंट निकालूंगा तो वो अमाउंट कितना रहेगा। देखो यहां से मेरे को सीधा यहाँ जाना है, यहां से मेरे को सीधा यहाँ जाना है, तो यहां से कितनी बार मेरे को 11/10 का गुणा करना पड़ेगा, पी इंटू 11/10 टाइम ये रहा, 11/10 टाइम ये रहा, यानी कि मेरे को एक्स स्क्वायर टाइम्स गुणा करना पड़ेगा इसमें।
ठीक है। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए करूंगा तो P इंटू एक्स टू टाइम्स, तो मतलब जितने भी ईयर्स का करना पड़ेगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है, सपोज करो कि मेरे पास प्रिंसिपल कुछ भी था, तो प्रिंसिपल को मैं कहता हूं कि एक प्रिंसिपल है और उसकी जो ब्याज की दर है वो 16.66% है, तो वो 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा ये बताना मेरे को। तो 16.66% कितना होता है, 1/6। 1/6 आपको पता रहना चाहिए, और जब ये 1/6 होता है यानी कि 6 का प्रिंसिपल 1 का ब्याज, तो यानी कि 7/6 का मेरे पास क्या रहेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा। और 5 ईयर्स बाद निकलवा रहा है, तो 5 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 7/6 की पावर 5 इंटू में जो प्रिंसिपल रहेगा वो, तो अमाउंट मेरे पास इतना हो जाएगा 5 ईयर बाद। तो यानी कि एन ईयर्स के बाद यदि कोई पूछ ले आपसे, तो एन ईयर्स के बाद कितना रहेगा मेरे पास, P इंटू में एक्स की पावर एन। यहाँ पे एक्स की पावर एन क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हम देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कि जब आपने जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे एक आपने पढ़ा था कंपाउंड करते जाते हैं, जब हम कंपाउंड परसेंटेज पढ़ी थी हमने, कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। सपोज करो कि मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है। और टाइम 3 ईयर्स का है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा 10 इंटू 3 यानी कि 30% हो गया। लेकिन भाई मेरे पास अब मैं यहाँ पे देखूं तो सीआई क्या होएगा मेरे पास, सीआई, सीआई मेरे पास देखो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये था, तो जब प्रिंसिपल ये था तो इस पे 10% का ब्याज लग के अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर ये है। और जब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर ये है, तो ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल भी तो है। तो सेकंड ईयर के लिए जब ये प्रिंसिपल है, तो इसके बाद जो सेकंड ईयर का अमाउंट कितना हो गया, सेकंड ईयर के बाद अमाउंट ये हो गया सेकंड ईयर अमाउंट। ठीक है। सेकंड ईयर अमाउंट ये हो गया, और सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का बिहेव करेगा। यानी कि जब इसको भी 10% पे लगाएंगे तो 1331। अब भी तो देख लो, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, ये 11/10 हुआ है, ये भी 11/10 हुआ है, और ये भी 11/10 हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो हो तो लग ही रहा है, लेकिन हम यहां से यहाँ पे देखें तो कितना प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है हमें, 1000 पे 331 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 33.1% का ब्याज, 33.1% का ब्याज। ठीक है। ठीक है। तो हमें एसआई के लिए तो सीधा सीधा ही हम कर देंगे उससे गुणा, लेकिन हमको जब सीआई का निकालना पड़ेगा तो 33.1% आया ही। अब ये कैसे करते हैं, यदि हमसे जनरलाइज फॉर्मूला कोई पूछ ले, जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है कि फॉर 2 ईयर्स यदि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो ए और बी रही मेरे पास, कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए A% है, सेकंड ईयर के लिए B% है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना रहेगा मेरे पास, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बाई 100, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बाई 100। और यदि सेम रेट रहा, सेम रेट यदि R% रहा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, आर प्लस में आर स्क्वायर बाई 100, तो मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ये जब सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 2R क्या था, 2R मेरे पास 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट ही तो था। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आगे समझाएंगे आपको। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए पूछ ले, मान लो ए बी और सी के लिए, तो भाई कैसे निकालेंगे, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी बाई 100, और प्लस ए बी सी बाई 1000, ऐसे ही निकालेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है, लेट मेरे पास प्रिंसिपल इतना है, इतना है मेरे पास प्रिंसिपल, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास इतना है, 10%, 12%, 5%। हालांकि यदि हम अमाउंट निकाल रहे हैं तो अमाउंट क्या होएगा, अमाउंट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12,000, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10% है ना, तो 11/10। अब ये 12% कितना होता है, 3/25, 3/25 यानी कि 28/25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। और ये 5% कितना होता है, 1/20, तो यानी कि 21/20। तो अमाउंट ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन यदि हमसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह जाएगा मेरे पास, हाँ, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 5 27, तो 27 प्लस 10 इंटू 12 120, प्लस में 60, क्योंकि 12×5 = 60, और प्लस में 10 × 50 अपॉन में 100, है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 और 12 करेंगे तो 120×5 = 600, तो 600/1000, सॉरी 10,000। ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, देखो ये 120 और 60 180, और ये कितना हो जाएगा 230, तो 230/100 यानी कि 2.3, तो 29.3, तो ये आ गया। प्लस में ये कितना आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, तो यानी कि 0.06, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 29.36%। अब यदि आपसे कोई अमाउंट पूछे, तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, इसका
12,000 का 129/129.36 से गुणा कर दोगे, क्योंकि भाई जब इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमें, इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो अमाउंट के लिए हमको 129.36 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। इतना तो भाई आता होगा, मैं ये अज्यूम करके चलूँ, ठीक है। तो भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकल जाता है। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा, कौन सा तरीका लगाना सही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप 10% के लिए याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ये तो याद रखिए कि भाई यू तो बार बार पूछता है अपने से 10%, 4 ईयर्स। 1 के लिए होगा तो 10% ओनली, 2 ईयर के लिए होगा तो 21%, 3 ईयर के लिए होगा तो 33.1%। अभी करके आ रहे हैं तो। और 4 ईयर के लिए मैं बताऊंगा तो 46.41%। ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि 10 का तो हमेशा बार बार पूछता रहता है ज्यादातर, है ना, तो ये हमेशा याद रखिए। ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास एक जो है इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो मेरे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से जरा देखना, इसको जरा ध्यान से देखना। ये है ट्री मेथड, जिसको जनरेशन मेथड भी बोलते हैं, टीडी मेथड भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से 10% थी, और प्रिंसिपल था मेरे पास 1000। ठीक है। तो मेरे पास यहां से यदि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालू, मैं इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे पास कितना था, 100 था यहाँ से। ठीक है। अब मैं I2 निकालूंगा, I2, तो I2 कितना नहीं रहेगा। वैसे तो हम I2 को कैसे निकाल सकते हैं, I2 मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अभी मैं समझाने वाला हूं कि I2 और I1 की मीनिंग क्या क्या लिए हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तो आप ये समझ के चलो कि I1 क्या है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, I2 क्या है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो भाई इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम इसका इसको इससे जोड़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया, 1100। और इस पे 10% का निकालेंगे तो हमारे पास टोटल जो इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड ईयर का, वो 110 आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि मान लो आपने ट्री मेथड बनाया ऐसे कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना था। ठीक है। तो सेकंड ईयर में मेरे को 100 तो मिलना ही था, प्लस इस इंटरेस्ट पे भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही अब मैं थर्ड ईयर का करूंगा, तो थर्ड ईयर का कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 1100 पे 110 का मिल गया, मतलब जो सेकंड ईयर का अमाउंट रहा वो 1210, और इस पे 10% निकाल लूंगा तब आ जाएगा। लेकिन आप ट्री मेथड बना के कर रहे हो, तो भाई देखो ये 1000 है तो इस पे 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई जब 100 यहां मिला है, 100 यहां मिला है और 100 यहां मिला है। ठीक है। पर आप ध्यान से देखो कि ये जो I1 है इस पे भी उसको 10% मिला है, ये जो I2 है इसका 100 वाला, ये इस पे भी 10% मिला है, और ये जो 10 है इस पे भी 10% मिला है। ठीक है। तो मेरे पास यहां से I3 टोटल इंटरेस्ट, यदि I3 का मैं पूछूं तो 121 ही तो है, 121 ही तो है। ये कितना है, 110 है, और ये कितना है, 100 है। ठीक है। अब ये किस किस तरीके से निकाले वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख के लाया हूं कि भाई ये है मेरे पास गोल्डन रेशियोज, यदि इनको आप याद कर लोगे ना तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। इनको आप याद कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं तो ये कहूंगा, है ना। क्योंकि भाई इनसे क्वेश्चन थोड़े आसान बन जाते हैं। अब वो कैसे आसान बनेंगे वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जब मैंने, अब मैं दोबारा से लिखता हूँ आपके सामने कि मान लो ये प्रिंसिपल था मेरे पास, और ये मेरे पास 1000 था। ठीक है। तो मेरे पास I1 कितना हो गया, 100 हो गया। I2 यहाँ से ये 100 लिख दिया यहाँ पे और 10 लिख दिया। ठीक है। और I3 लिखा तो यहाँ पे 100, 10, 10, ओके। अब मेरे को कुछ इसमें बता सकते हो आपकी, अब मैं I4 लिखना चाहूँ तो I4 कैसे लिखूंगा, I4 इस पे 1000 पे 10% तो मिलना ही है मेरे को, है ना। अब देखो इस 100 पे मिलेगा पहले तो, फिर इस 100 पे मिलेगा, है ना, और फिर इस 100 पे मिलेगा। ठीक है। अब इस 10 पे मिलेगा, इस 10 पे मिलेगा, इस 10 पे मिलेगा, और इस एक पे मिलेगा, तो 0.1। तो मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना होएगा, 100 और 110, 120, 130, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 133, तो यानी कि 133.1। ठीक है। मतलब ये 4 ईयर का ब्याज इतना हो गया मेरे पास, है ना। ठीक है। तो अब आप यहां से मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं, ढंग से देखना। ठीक है। ये I1 मैंने कितनी बार लिया है, मान लो ये I1 है, ये I1 है। सपोज करो कि मेरे को 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। अब मैं गोल्डन रेशियोज का मतलब समझाता हूँ, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए मेरे को।
तो मैंने आई वन की तरह ट्रीट किसको करा, इस 100 को मैं आई वन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और इस 10 को मैं आई टू की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और इस आई थ्री को मैं वन की तरह ट्रीट करूंगा। ढंग से देखना। ठीक है। मतलब मैंने करा क्या कि आई वन मेरे पास कुछ नहीं, आई वन जो भी मेरे पास प्रिंसिपल है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के मैंने सिर्फ उससे कर दिया 100। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 थी ना, तो मैंने क्या करा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करा, तो मैंने आई वन आ गया। और आई टू मेरे पास क्या था, फिर इसका आई वन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर आई टू का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के मैंने आई थ्री लिख दिया, फिर आई थ्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के मैंने आई फोर लिख दिया, जो कि यहाँ पे 0.1 है। ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करा कि यदि मेरे को 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो या तो मैं इस ट्री मेथड को पूरा बना सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि भाई मैं सपोज करो कि मेरे पास कोई भी जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 12,000 ही था कोई, है ना, और मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 5% है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो मैं 2 इयर्स का यदि आपसे ब्याज पूछूं, तो 2 इयर्स का ब्याज कैसे कैसे निकाल सकते हो, पहले आप देखो 12,000 का 5% निकालोगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो 12,000 का 5%, पहले 10%, 1200, तो यानी कि 600 हो जाएगा। तो 600, और दो दूसरे ईयर के लिए 600 तो मिलेगा ही, प्लस इस 600 पे 5% और मिलेगा, तो 60 यानी कि 30 हो जाएगा। तो मतलब मैं कितना ब्याज हो गया मेरे पास, 1230 हो गया ना, 1230 हो गया ना, 1230 हो गया। लेकिन यदि इसी को मैं यहां से यदि गोल्डन रेशियो से जानना चाहूं, तो गोल्डन रेशियो में मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 2 इयर्स के लिए मेरे पास गोल्डन रेशियो कितना है, 2:1। तो मतलब मैंने क्या करा कि 12,000 का 1/20 करा, 12,000 का 1/20 करा, तो 600 आ गया, 600 आ गया। और 600 का 1/20 करूंगा तो 30। अब भी तो मेरे पास देखो 600 इंटू 2 करूंगा 1200, प्लस में 30, 1230 आ रहे हैं। तो मतलब ये गोल्डन रेशियोज कहाँ से आते हैं कि जब मैंने 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो इस आई वन को 2 बार लिया, आई वन को 2 बार लिया मैंने, और आई टू को मैंने कितनी बार लिया, 1 बार लिया। यहाँ पे देख लो, आई वन और आई टू क्या है, मैंने समझा दिया कि आई वन जब हम प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, आई टू जब आई वन को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10%, 12% ऐसे दिए हुए रहेंगे, लेकिन हमें क्या है कि उनको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब 3 इयर्स के लिए देखें, तो 3 इयर्स के लिए क्या रहेगा, देखो मेरे पास 3 इयर्स के लिए मैंने क्या करा कि आई वन को 3 बार लिया है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 I1 प्लस आई टू को मैंने कितनी बार लिया है, आई टू को मैंने 3 बार लिया है, आई टू को मैंने 3 बार लिया है। ठीक है। और आई सॉरी 3 बार लिया है ना, और आई थ्री को मैंने कितनी बार लिया है, 1 बार लिया है, देखो। तो मेरे पास यहां से गोल्डन रेशियो क्या आ रहा था, 3:3:1। ठीक है, सही आ रहा है। अब 4 इयर्स के लिए चलते हैं, तो 4 इयर्स के लिए इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लो। आई वन को मैंने 4 टाइम्स ले लिया ना, 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि 4I1 प्लस ये मैंने जो है आई टू को कितनी बार लिया है, देखो 100, नहीं नहीं 10, 10 और 10, 3 बार तो ये हो गया, 4, 5, 6, यानी कि 6I2, 6I2 प्लस ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब आई थ्री कितनी बार लिया है मैंने, देखो 1 बार, है ना, 2, 3 और 4, यानी कि 4 बार ये आई थ्री ले लिया मैंने, और प्लस 1 बार ही तो लिया है आई फोर को, आई फोर को 1 बार ही तो लिया है। तो मैंने ये फॉर्मूला ही तो लिखा था यहाँ पे, 4, 6, 4, 1। मतलब जो भी आई वन आएगा उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, जो भी आई टू आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आई थ्री आएगा उसको 4 से, जो भी आई फोर आएगा उसको 1 से, और टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मेरे पास। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई इनको, इस मेथड को तब लगाने का प्रयास करना जब हमारे पास एप्लीकेबल फॉर सेम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द स्पैन, एप्लीकेबल फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि आई थ्री तक ये फॉर्मूला काम कर सकता है, आई थ्री तक काम कर सकता है, 3 इयर्स तक काम कर सकता है, 4 इयर्स के लिए यदि हम देखें, भाई आई थ्री तो चेंज ही हो जाएगा ना, दिखाएंगे उसको भी कैसे चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए तो सिंपल, ये सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के लिए आप ढंग से याद रखना इस चीज को। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा, उसके लिए मैं एक स्लाइड और ऐड करूँ, या फिर यहीं समझा देता हूँ, चलो यहीं समझा देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करके। राइट। ठीक है। देखो
चाहे मैं 2 इयर्स का ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं, चाहे मैं 3 का कर रहा हूं, चाहे मैं 4 का कर रहा हूं, चाहे मैं 5 का कर रहा हूं, पर जो ये मैंने I1 लिया है, जो ये मैंने I1 लिया है, 2I1, 3I1 और 4I1 लिया है, तो ये क्या है, ये मेरे पास 2I1 का मतलब है कि प्रथम 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, प्रथम 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास चाहे कुछ भी है, लेकिन I1 मेरे पास 100 आया, तो आई वन 100 आया, मतलब जो दूसरी ईयर का ब्याज भी रहेगा वो भी तो 100 रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये 2I1, 3I1, 4I1, ये मेरे पास क्या रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही रहते हैं। बाकी का यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि मान लो 2 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 इयर्स के साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो भाई सिर्फ हमें 2I1 प्लस में I2, और इसमें से 2I1 घटा देंगे, तो 2I1 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हमें I2 की वैल्यू निकालनी है सर। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में देखते जाएंगे अभी। ठीक है, तो अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, यहाँ पे देख लो। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स एट 15% पर एनम इज 3641 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। अब भाई 8 मंथली कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि भाई जो 8 मंथ में हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना, उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 इयर्स के लिए करना है, तो 2 इयर्स मतलब 24 मंथ हो गए, 24 मंथ हो गए ना, मतलब हमको 3 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। 8 मंथ के लिए कर रहे हैं मतलब 3 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 मंथ के लिए इंटरेस्ट तो निकालो, 15, 12 के लिए 15% है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/4, और ये हो जाएगा 10%। 10% भाई सीधा सीधा 15/12 × 8। ठीक है, अब ये जब 10% हो गया तो मतलब मेरे को क्या करना है कि 3641 ब्याज के रूप में मिला, मेरे को ब्याज के रूप में मिला। और अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब हम 10 को 3 बार कंपाउंड करेंगे तो मेरे पास 33.1% का ब्याज मिलता है ना। तो यहाँ पे यदि आपको ये सीधे सीधे से याद रहे कि भाई 10% का 3 बार कितना होता है, 33.1%, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 3641। तो देख लो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये जीरो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, और 33 बन जा 33 1। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास, 3 33 1, तो यानी कि 110 बार कट गए, यानी कि 1 की वैल्यू है ये, तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से फिर, 11,000। तो हमसे यही तो पूछ रहा था। अब देख लो कितने सिंपल से क्वेश्चन है ये भाई, कुछ कुछ सिंपल भी हैं, कुछ कुछ सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आया हूँ आज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब 3 माही, तिमाही, तिमाही। ठीक है, तो तिमाही, तो मतलब तिमाही। अब हम देखें तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब एक ईयर में हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं ना। हम 3 3 महीने के 4 ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट करूँ तो जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 3 महीने के 4 ग्रुप्स हो गए ना मेरे पास। तो जब 4 ग्रुप्स हो गए और टोटल मेरे पास 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यदि 12 की 40% है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 3 की तो मेरे पास 10% रहेगी, क्योंकि त्रैमासिक रूप से ही तो मैं इसको वो कर रहा हूँ ना, तिमाही रूप से मैं इसको कंपाउंड कर रहा हूँ। तो जब ये 10% है, तो अब मेरे को कितना करना है, 1 ईयर के लिए कंपाउंड करना है। तो 1 ईयर के लिए जब कंपाउंड करूंगा, तो 4 1 ईयर ये कितना हो जाएगा, 4 1 ईयर। अभी मैं समझा के आ रहा हूं, 10 को 4 बार कंपाउंड करना है, देखो 10%, फिर 10%, फिर 10%, और फिर 10%, इसको 4 बार कंपाउंड करूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, मेरे पास कितना आंसर आएगा, 46.41%। 46.41 ना। अब इसका 46.41 निकाल दो। देखो जो भी हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा ना, वो 8 का मल्टीपल रहना चाहिए, क्योंकि 46.41 निकाल रहे हैं तो 8 का मल्टीपल सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इसमें 7 आ रहा है पीछे, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, जबकि 8 आना था, क्योंकि 8 एकम 8 यही होता है ना। ठीक है, ओके, अच्छा। अब ये मेरे पास है एक क्वेश्चन, ए सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 इयर्स एट अ रेट ऑफ 10% ऑन पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो 10% कंपाउंडेड एनुअली मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 46.41%, यहाँ पे लिख लिया करो सीधा सीधा। कंपाउंडेड ईयरली कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली यहाँ पे देख लिया करो, क्योंकि कंपाउंडेड कभी कभी सेमी एनुअली भी करता है, मतलब हाफ ईयर के हिसाब से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। तो सेकेंड ईयर के एंड में कितना प्रतिशत होता है, उसको 21% होता।
और ये 4 ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 46.41%। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 25.41% का। ठीक है। और उसी की वैल्यू मेरे को 5,082 दी हुई है, 5,082। तो देख लो 25 और 41 का दोगुना ही तो है जस्ट, तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 200। क्योंकि भाई पॉइंट के हिसाब से उधर जाएगा ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो हमसे राशि ही तो पूछ रखी है। ठीक है। देख लो अब 10% वाले तो काम आते हैं ना, हमेशा काम आते हैं भाई। सॉरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम, ऑन ऑन ए सम ऑफ 8,000 फॉर 2:2/5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ईयरली कंपाउंड करा जाता है। ठीक है। तो हमारे पास 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2:2/5% है, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 10%। अब 2:2/5 है, मतलब यदि मैं ये कहूं कि टोटल ईयर मेरे पास 5 है, तो 5 की वैल्यू 10%, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू 4% आएगी। राइट, ऐसे ही तो होता है। ठीक है। मतलब ये हम ये कह सकते हैं ना कि 12 की वैल्यू 10% है, तो यहाँ से 12/2/5 की वैल्यू चाहिए हमको। यहाँ से 2 पंजे 10, और ये कितना हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना कितना है, आपको कैसा कैसा निकालना पड़ेगा। तो 4% आ गई मेरे पास। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसा ही तो मेरे पास सीधा सीधा 24% हो गया यहाँ से। ऐसा ही तो मेरे पास 24% हो गया अब यहाँ से। अब भाई मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, ये देखो। ये देखो तुम तो सिर्फ कि मान लो यदि मैं फर्स्ट मेथड के हिसाब से जाना चाहूँ, तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि इनका सीधा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। और सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड तो ये रहेगा मेरे पास। तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड्स लगाऊंगा इन क्वेश्चंस में, और कोई मेथड नहीं है। फर्स्ट मेथड के हिसाब से देखा तो ऐसा ही कितना आ रहा है मेरे पास, 24%। और सेकंड मेथड में भी ऐसा ही 24% ही रहेगा, ऐसा ही तो 24% ही रहेगा ना। ठीक है। अब सीआई निकालेंगे, तो सीआई कैसे निकालेंगे, देखो 10 और 10 20, और 4 24, 24। ठीक है। प्लस, देखो 10 × 10 100, प्लस में 10 × 40 40, प्लस में 10 × 40 40, यानी कि 180, 180/100, यानी कि 1.8। ठीक है। प्लस 10 × 10 100, और प्लस 100 × 4 करेंगे 400, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.04। तो मेरे पास यहाँ से टोटल कितना आ गया, ये 25.84%। 25.84%। ठीक है। तो यहाँ से यदि रेट, मतलब यदि डिफरेंस देखूं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से, 1.84% का। और इसका 8,000 का 1.84% निकालेंगे, तो मेरे पास देखो क्या बनना चाहिए, 8 × 32। देखो दो एक ही ऑप्शन में बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि भाई इसको सॉल्व करूंगा तो 8 × 32 आएगा ना। अरे भाई ऐसे रहेगा कि मान लो परसेंटेज से 2 जीरो कट गई। अब यहाँ पे 1.84 × 80 करना है। ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 18.4 × 80। अब 18.4 × 80 करूंगा मैं, मतलब ऐसे 18.4 × 8। तो यहां से 8 × 32 करूंगा, 8 × 32, 8 × 32, सॉरी भूल जाता हूँ कई बार। ठीक है। तो 1.84% करूंगा, तो यहां से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। दूसरा मेथड ये कहता है मेरे पास कि यदि यहां से 24% तो मैं निकालूंगा ही, तो 8,000 का 24% हमको निकालना पड़ेगा। फिर यहां से कितना हो जाएगा, 24 × 216। तो ये कितना हो जाएगा, 24 × 216, 24 × 1 100 में होता है ना। तो 1920 तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अब सीआई में निकालूंगा अलग अलग, क्योंकि पहले 10% था, फिर 10% था, और फिर 4% था मेरे पास। तो 8,000 में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 800, सेकंड का भी 800, और थर्ड ईयर का 4% है, तो थर्ड ईयर में 4% लग के कितना हो जाएगा, 8 × 32, यानी कि 320। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जब सेकंड ईयर में लगेगा, तो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 800 का 80 हो जाएगा ये। और थर्ड ईयर में लगेगा तो इन दोनों का लगेगा, मतलब 800 और 800 1600। तो 1600 का 4% कितना हो जाएगा, 1600 का 4% हो जाएगा मेरे पास 16 × 64, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 80 का 4% करेंगे तो 3 पॉइंट। ठीक है। तो यहां से टोटल ब्याज देखो, 800 और 800, 1600 और 320, 1920। 1920 और 1920 तो कट ही जाना था, क्योंकि भाई ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही था ना। तो मेरे पास कितना बच गया, 80 और 64, 144, 144 और 3 147 पॉइंट। तो या तो ये मेथड करो, या फिर ये मेथड करो, इन दोनों के अलावा कोई मेथड मत करो। पर मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो ये मेथड काफी उपयुक्त है, क्योंकि भाई कई बार कैलकुलेशंस जब ठीक रहती हैं, हम जब कर सकते हैं, तो भाई सीधा तरीका अपनाओ ना, ऐसे क्यों जाना है तुम। ठीक है।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज 6750। ठीक है, तो मतलब यहां से कितना है, 12 से 36%, तो 36% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ, 6750। ठीक है, तो यहां से निकाल लो, और 4% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 9 7 63, और 4 बज गया, 9 5 45, जीरो। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 375 रहेगा ना इसका आधा, और 375 का आधा 374 पे जाएंगे तो 18 और 7 यानी कि 187.5 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 187.5। मतलब यदि मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 18,750। मतलब मेरे पास जो वो था ना, क्या था, प्रिंसिपल था, वो इतना था मेरे पास। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट करेगा तो जब टोटल ईयर का जो इंटरेस्ट है मेरे पास 20% है, तो 10% के हिसाब से होगा, और 10% को 2 years के लिए वो करना है हमको। तो क्या रहेगा, मतलब 10% करना है, फिर 10% करना है, फिर 10% करना है, और फिर 10% करना है। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे को, 46.41। 46.41%। अब मेरे पास ये 100% की वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका 10% निकालूंगा, 10% कितना होएगा, 1875। अब मेरे को 40% निकालना है, तो इसका गुणा 4 करो, तो यानी कि 18 चौक 72, और ये कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है। ठीक है, अब 7500 आ रहा है ये, है ना। अब देखो ये 7500 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑप्शन तो कट गया मेरे पास। अब इसका 5% भी हम देखें तो 10%, जब इसका एक 1875 था, तो इसका 1874 करेंगे, मतलब 937.5। तो मतलब इसका जब हम 45% ही देख रहे हैं, 45%, तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है मेरे पास, 8435.5, समथिंग समथिंग ऐसा बन रहा है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन तो मिल रहा है इससे ऊपर, 8435.5 से सिर्फ एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को। 87 तो 2, 87 से 2 एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को। ठीक है। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा ऐसे कर दो इसको कि 6750 की, 6750 अकाउंट में 36%, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको 46.41 की वैल्यू चाहिए। आप ऐसे कर लो भाई, तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, बाकी सही है क्वेश्चन ये भी, क्योंकि 36% की वैल्यू तो थी ही इतनी। हमको यहाँ से 46.41% की वैल्यू चाहिए, सीधी सीधी। 9 से काटो फिर इसको, 9 7 63, 9 5 45, जीरो, और ये 4 हो जाएगा। परसेंटेज से तो परसेंटेज उड़ ही गया मेरे पास, है ना। ये कितना आएगा मेरे पास फिर, 375.375 में 2, और इंटू, सॉरी मतलब हाँ ये ऐसे करता हूँ ना मैं इसको, यहाँ पे 75 उतार लिया मैंने, इंटू में 46 4.1 अपॉन में 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐसे कर लो, 75 एकम 75, 7 बज गया, 75 चौका 150, और 300 यानी कि 307, 30 बज गया, 450, और 450 और 30, 480, 48 यानी कि 348 अपॉन में 4। इसको भाग तो कर सकते हो, भाग तो कर सकते हो, 4 8 32, है ना। 2 बज गया, 4 7 28, 87 के समथिंग एक ही ऑप्शन तो आ रहा है। मैंने एग्जैक्ट ऑप्शन ही निकाल के बता दिया है अब आपको, या तो ये मेथड कर लो या ये मेथड कर लो, क्योंकि 6750 की वैल्यू आप, मैंने शायद 36% के बराबर कैसे करी है, तो आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो भाई क्या कर सकते हैं। द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम 30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर 2:2/3 years इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज, कंपाउंडेड ईयरली करना है। ठीक है, तो ईयरली कंपाउंड करना है, तो 30,000 का 15%, यानी कि 2:2/3 years है ना, तो मतलब कितना रहेगा, ये 15% रहेगा, और दूसरे ईयर के लिए भी 15%, और तीसरे ईयर के लिए कितना, 3 पंजे 15, यानी कि 2 पंजे 10। तो मतलब थर्ड ईयर के लिए जो 2/3 years है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये 15%, और ये भी 15%। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया, मेथड वन, तो इनका ईआरआई निकालो और फिर कर दो। एक ईआरआई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे निकलेगा, 15 और 15 20, 15 15 30, और 10 40, तो 40%। ठीक है, प्लस 15 × 15 करेंगे तो 225, 15 × 10 150, और 15 × 10 150, यानी कि 300, और 225 525, यानी कि 5.25, ये ऐड करो, प्लस ये कितना रहेगा, 15 × 15 225, और इंटू में 10 2250 अपॉन में 10,000, यानी कि 0.225। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 और 475, यानी कि 45.475%। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ऐसे आ गया मेरे पास, है ना। और मेथड टू मैं कैसे कहूंगा,
इसका आप 45.475% तो निकाल ही लोगे भाई। 10% कितना है इसका? 3,000। तो 3,000, तो 4 गुना करेंगे उसका 40% आ जाएगा। यानी कि यदि इसका 40% निकालूं मैं तो 12,000। फिर इसका 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1,500। है ना? फिर इसका मतलब 0.5% और निकाल लेता हूँ, ये 0.5 मान के चल रहा हूं मैं इसको। तो जब 5% इतना था तो 0.5% कितना रहेगा? 150। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? 13,650 के आसपास आना चाहिए। और 13,650 के आसपास एक ही ऑप्शन तो मिल रहा था मेरे पास, 13,642.5। 13,642.5 एक ही ऑप्शन तो मिल रहा था। या फिर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो भाई ऐसे निकाल लो मेथड 2 में। फिर मैं वही कहूंगा कि भाई जब 30,000 है, यहाँ पे ये क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल है। तो अब निकालो, पहले 15% करना है, फिर 15% करना है, फिर 10% करना है। ठीक है, तो 15% करो पहले। 30,000 का 15% कितना रहेगा? 3,000 और 4,500, और ये भी 4,500। और थर्ड ईयर में तो 10% हो गया ना फिर वो, मैं 2 बाई 3 ईयर्स के लिए तो 3,000। अब इस पे 4,500 का 15% यहाँ भी तो जाएगा, तो 450, 225 कितना रहेगा? 675। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखो निकालना पड़ेगा हमको। 10%, 10% निकालेंगे तो 9,000 का ही 10% कितना हो जाएगा? 900। है ना? और ये 67.5। तो ये तो मेरे पास कितना हो गया? 4,500, 4,500 और 3,000। ये यदि हमसे कोई पूछ लेता, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता तो 12,000 आ जाता। लेकिन 12,000 और 900, 12,900, 12,900 और 1,200 कितना होएगा? मतलब अब आप निकाल पा रहे हो ना, इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो ना ढंग से? तो भाई ऐसे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये मेथड 2 मैंने भी करवा दिया है यहाँ पे। है ना? अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4,600 फॉर 2:2/5 ईयर्स। मतलब फॉर 15% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू रुपीज निकालना है हमें। तो भाई देखो निकालो। फर्स्ट ईयर के लिए 15%, सेकंड ईयर के लिए 15%, और लास्ट के 2/5 के लिए कितना हो जाएगा? 5 या 15, यानी कि 6% हो जाएगा। तो भाई यहां से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस चाहेगी कि भाई हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं ERI निकालूंगा, ERI, तो यहाँ से कैसे निकलेगा? 15, 15, 30 और 6, 36। तो 36% से ये हो ही गया। प्लस 15 × 15, 225। और 90 और 90, 225 और 180, 300 और 405, यानी कि 405, यानी कि 4.05 ये हो गया। प्लस 15 × 15, 225, 225 छिकी, 225 दूनी 450, दूनी 900, और इंटू में साढ़े प्लस में 450 और कर देंगे तो 1,350, यानी कि 0. हाँ, मतलब 0.135 आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40% प्लस ये कितना आ जाएगा? 0.185। ठीक है, इतना ही तो आ रहा है। 40% प्लस में 0.185। अब इसका 40% ही निकाल दो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 46,000 का 40%, देखो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4,600 इंटू 2, 9,200। 9,200 का दुगुना करेंगे, 9,000 का दुगुना 8,000, 18,000, और 200 का दुगुना 18,400 हो जाएगा। तो 18,400, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब ये 0.185% है, तो मैं इसको 0.20% लेके चल रहा हूँ। जब इसका 20% 9,200 था, तो मैं 0.0% कितना कह सकता हूँ इसको? लगभग 92 के आसपास। लगभग 92 के आसपास। भाई मैं 0.20% निकाल रहा हूँ, तो लगभग 92 के आसपास। और हम देख पा रहे हैं कि 18,492 के आसपास तो एक ही ऑप्शन बन रहा है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको यदि देखोगे तो हमको वैसे ही निकालना पड़ रहा है कि मान लो यदि 46,000 है, तो 46,000 फर्स्ट ईयर के लिए 15%, यानी कि 6,900। फिर सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 6,900। फिर थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 6% चाहिए ना इसका। तो 6%, यानी कि 0, 6 और 27। तो भाई मैं ये कहूंगा कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा मिस्टेक है, तो भाई ये प्रियोरिटी मेथड यही है इस क्वेश्चन में। प्रियोरिटी मेथड। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भाई बहुत ज्यादा है इसमें, देख लो। इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया। तो भाई थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यदि आपसे आता है तो भाई आप जान जाओगे इन क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली करा है, मतलब 3 तिमाही के हिसाब से करा है। और जब ये
पूरे ईयर का 20% है तो तिमाही के लिए कितना हो जाएगा? 5%। क्योंकि भाई 4 मंथ होते हैं, 4 तिमाही हो जाएंगे ना, 4 क्वार्टर्स। तो 4 पंजे 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा मेरे पास। अब 12,000 का 9 महीने के लिए करना है, तो 9 महीने के लिए तो आप कैसे करोगे फिर इसको? 9 महीने के लिए आप कैसे करोगे? देखो 12,000 करो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? त्रैमासिक है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो वो ट्री मेथड लगा दो यहाँ पे। 3 ईयर्स के लिए 3 3 1 हो जाएगा, मतलब 3 बार कंपाउंड करना है ना, तो 9 मंथ हो गए मेरे पास। तो यहाँ पे 5%, 5% है ना, यानी कि 1/20 से मल्टीप्लाई करते जाओ यहाँ पे। तो 1/20 से करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा फिर? 1/20 से 30 आ जाएगा, है ना। और ये 1/20 से कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 दिया 1800, 1890, और 3/2 करेंगे तो 1891.5। हो गया ना सही? ट्री मेथड वाला हमने अपनाया है इसमें, ट्री मेथड। ठीक है, समझ में आया ना कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। जब 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं उसको, तो भाई कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12% है, तो 12 का 12%, 12 महीने का 12%, तो 8 महीने का 8%। अब यहां से ये 2 ईयर्स है, मतलब कि 24 मंथ्स, 24 मंथ्स हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 बार कंपाउंड करना है मेरे को, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 8% है, 8% मतलब 2/25। और जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास प्रथम क्वार्टर के लिए, सॉरी, प्रथम 8 मंथ के लिए भी, द्वितीय 8 मंथ के लिए भी, और तृतीय 8 मंथ के लिए भी समान ही है, तो मेरे पास फिर से हम ट्री मेथड अपना देंगे यहाँ पे। ट्री मेथड से सॉल्व कर दो। इस ट्री मेथड में क्या कहता है वो, 3 ईयर्स के लिए क्या गोल्डन यू रूल होता है, 3 बार के लिए क्या गोल्डन यू रूल होता है? 3 ईयर्स या फिर 3 बार कंपाउंड करना है तो उसके लिए 3 3 1 होता है ना। ठीक है। मतलब ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ये ईयर से ना हो कि ये कंपाउंड है, कि यदि हम 2 बार कंपाउंड कर रहे हैं तो इतना, 3 बार कंपाउंड कर रहे हैं तो इतना, 4 बार कंपाउंड कर रहे हैं तो इतना, और 5 बार कंपाउंड कर रहे हैं तो इतना। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा अब तक। यदि नहीं समझ में आया तो भाई आपकी गलती है फिर ये। ठीक है। हमको 31,250 पे चाहिए ना, 31,250 पे। तो भाई इसको 2/25 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो 31 25 को 25 से भाग देंगे तो देखो, 25 25 कितना होता है? 625, और 625 का गुणा 5 है, मतलब ये कितना आएगा? 1250 × 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2500। ठीक है, 2500 ही आएगा। देखो 25 से काटेंगे इसको, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, यानी 1250 × 2, 1200। ये कितना आ जाएगा? 2500। और 2500 का 2/5 कर दो, 2/25 कर दो यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है ना। तो यहाँ पे 2/25 करेंगे तो 200, और यहाँ पे 2/25 कर देंगे तो 16। 2/25 करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25 थी 75, और 3 दूनी 6, यानी कि 600। और ये कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 8116 इज द फाइनल आंसर। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से पता है। ठीक है, और ये चीजें किससे आएंगी? सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी भाई। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8192 फॉर 1:1/5 ईयर्स एट 15% पर एनम इफ द कंपाउंडेड 5 मंथली। जब 5 मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि 12 का 15% है, 12 को हम 15% कर रहे हैं, तो 5 का कितना रहेगा? 5 का कितना रहेगा? 15 × 5 अपॉन में 12। तो करो, इसको सॉल्व करो, तो कितना आएगा ये मेरे पास? देखो ये 5 से कट गया, और ये 4 बार। ठीक है, मतलब 5 से 15, और 4 से 12, तो 25/4%। और 25/4% कितना होता है, बताए? 25/400, है ना। और 25/400 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/16। तो मतलब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/16 है। ध्यान रखना ये चीज अभी। ठीक है। इफ द कंपाउंड, अब हमारे पास देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है मेरे पास। कितनी है? 1/16, यानी कि कितना कह सकता हूं मैं इसको? 6.25%। 6.25%, ठीक है। तो ये कितना होता है वैसे? 6.25% मैं आपको सामने लिख देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम है, और मेरे को 5 मंथली कंपाउंड करना है, और 3 बार कंपाउंड करना है, तो 3 बार के लिए क्या हो जाएगा? 3 3 1। 8192 है मेरे पास, 8192, तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा इस पे? इसका 1/16 निकालो, 16 पंजे 80, एक 192 बच जाएगा, मतलब 16 × 12 192 होता है ना। ठीक है। अब इसका 1/16 निकालेंगे तो 16 × 3 = 48, और 16 दूनी 32, और इसका 1/16 निकालेंगे तो 2।
ठीक है, तो 512 तिया 1536, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 दूनी 14, 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, 1624। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या करा, ट्री मेथड, है ना। आप इन क्वेश्चंस को मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस में आप ये मेथड लगाओ तो अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी ना, और मैंने यहाँ पे बताया था कि एप्लीकेबल फॉर ओनली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दी हुई होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज 328 है। ठीक है, देन फाइंड द सम। अब भाई ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, अलग अलग, मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। और भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे ट्री मेथड की वजह से, ट्री मेथड की वजह से। ठीक है, ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 ईयर्स के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास 2:1 होता है। लेकिन मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 5% थी, जो कि सेम थी, सेम थी। तो 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20, 1/20, और मेरे को 2 ईयर्स के लिए करना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेट प्रिंसिपल 400, मैं इसका जस्ट स्क्वायर टाइम्स ले रहा हूं। अब यदि ये 3 ईयर्स का दिया होता तो मैं क्यूब टाइम्स ले लेता, 8,000 ले लेता। यदि ये 4 टाइम्स होता, मतलब यदि ये 4 ईयर्स का होता तो मैं 16,000 ले लेता। ठीक है, अब मैंने ये करा है तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास कितना रहेगा, 1/20 यानी कि 20। और ये सेकंड ईयर के लिए मतलब ऐसे ही होता है ना, 2I1 प्लस में I2, तो इसका भी 1/20 करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये कितना होएगा मेरे पास, 40 प्लस में 1, 41। अब 41 ये मेरे पास इंटरेस्ट है, और इसी 41 की वैल्यू तो मेरे को 328 दी हुई है, यानी कि एक की वैल्यू 8। तो मेरे पास कितना था प्रिंसिपल, 400 था ना, तो 400 इंटू 8 करेंगे तो 3200। ठीक है, जितना दिया हुआ है ना उतना ही आप प्रिंसिपल मान लो, और जितने ईयर्स के लिए दिया हुआ है उतना ही मान लो, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो सीधा सीधा बन जाएगा इस ट्री मेथड से। तो आपको ट्री मेथड पसंद आ रहा हो। हाँ, तो मतलब ये ट्री मेथड की खासियत आपको समझ में आ गई कि कभी भी हमें जब प्रिंसिपल वगैरह निकालना हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से वो थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, तो मेरे पास अब ये नेक्स्ट स्पेलिंग जा रहा है क्या। ओके, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट 16.66%, 16.66%, 1/6 पर एनम इज 5,080। ठीक है, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स इज हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्री मेथड दोबारा से समझाना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्री मेथड ज्यादा समझाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, है ना। मेरे पास यहाँ पे चाहे कुछ भी था, मैंने प्रिंसिपल को फिर से 1,000 माना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 10% माना। ठीक है, तो यहाँ पे I1 I2 I3 लिख रहा हूँ मैं, है ना, I1 I2 I3। तो मतलब ये कितना आया, 100 आया यहाँ पे, ये 100 और 10, यहाँ पे ये कितना आया, 100, 10, 10 और 1। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जब ये बताया था, ये मैं I1 I2 I3 समझाते हुए आ रहा हूं, तो मैंने ये बोला था कि मैं इसको I1 को 3 बार काउंट कर रहा हूँ। मतलब यदि मैं जब 3 ईयर्स का निकाल रहा हूँ तो ये कितना आया मेरे पास, 3I1 प्लस में ये कितना आया, 3I2, और ये कितना है मेरे पास, I3। जिस पे चेंज हो रहा है वो ही मैंने I1 I2 I3 मान ली। और I1 I2 I3 क्या है कि जब हमने प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा तो I1 आया, फिर उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा तो I2 आया, फिर उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा तो I3 आया। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये और कहना चाह रहा हूं कि ये जो 3I1 था वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट था, 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये मेरे से क्या कहना चाह रहा है कि देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स इज हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मतलब यदि मैं देखूं तो 3 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरे पास कितना है, यहां से यदि मैं देखूं तो 3I1 प्लस में 3I2 प्लस में I0, राइट।
और यदि मैं 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट देखूं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ये कितना है मेरे पास, 2I1। देख लो यहाँ पे 2I1, क्योंकि भाई जो ये I1 है वही तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है ना। पर सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर में सेम रहेगा, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट यदि यहाँ पे 100 है तो ये अगली ईयर में भी 100 ही रहेगा, अगली ईयर में भी 100 ही रहेगा। तो मतलब ये I1 ही हमको काउंट करना पड़ेगा बार बार, जितने भी ईयर्स का हम सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं। तो हम 2 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं, तो मतलब यहाँ से 2I1 इसको घटा देंगे। तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू पता है किसकी चाहिए, मेरे को I1 प्लस में 3I2 प्लस में I3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1/6 थी, और 3 इयर्स के लिए कंपाउंड कर रहा है, तो हमको क्या कह रहा है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स पर एनम इज 5080। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करके बताता हूँ अब इसको, देखो यहाँ पे लिखो 3 3 1 लिखना है ना मेरे को, 3 3 और 1। ठीक है, ये मेरे को कितना लिखना है। अब मान लो यदि मैंने जो है प्रिंसिपल को कितना मान लिया, अब ये 1/6 है ना, तो लेट प्रिंसिपल 1/6 है ना, वो रेट 216, 6 का क्यूब 216। तो ये कितना हो जाएगा, I1 36, I2 कितना हो जाएगा, 1/6 करेंगे इसका 6 और इसका 1/6 करेंगे तो 1। तो 36 थी 108, प्लस में 6 थी 18, और एक कम एक, यानी कि ये कितना आएगा मेरे पे 127। अब ये मेरे पास कितना है, ये 3 इयर्स का जो है, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 5080 दी हुई है, सीधी सीधी 5080 दी हुई है। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या था यहाँ पे, मेरे को तो ये चाहिए ना यहाँ पे, ये जो I1 है, एक बार I1 चाहिए मेरे को, एक बार मेरे को 3I2 चाहिए, और एक बार मेरे को I3 चाहिए। मतलब मैं I1 को सिर्फ एक ही बार काउंट करूँ तो ये मेरे पास कितना है, 36 है ना। I1 को एक ही बार काउंट करूँ तो 36 है, प्लस I2 को 3 बार काउंट करना है, मतलब 36 18 है, प्लस में I3 को सिर्फ एक बार काउंट करना है तो एक, तो 36 और 18 54, यानी कि 55। तो मेरे को यहाँ से यदि 127 की वैल्यू इतनी है, तो मेरे को 55 की वैल्यू जो निकालनी है यहाँ से। भाई आप प्रिंसिपल निकाल ही क्यों रहे हो, ये प्रिंसिपल निकाल लोगे तो भी हमको ऐसा ही पड़ रहा है, लेकिन हमको प्रिंसिपल निकालना क्यों है जब हमसे प्रिंसिपल पूछ ही नहीं रहा है। तो हमसे सीधा सीधा 127 की वैल्यू दी हुई है, 55 की वैल्यू पूछ रहा है। 127 चौका कितना हो जाएगा, 508। देख लो ना, सीधा बच्चों का 48, सच्चों का 28, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 बार कट जाएगा। तो 55 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 5 का 20, यानी कि 2200। 2200 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल को 216 माना, पर आपको जब प्रिंसिपल पूछ ही नहीं रहा है तो प्रिंसिपल निकालना क्यों है। ठीक है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स एट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ऑन ए सर्टेन सम इज 139। मतलब सेम यही पूछ रहा है हमसे, देखो I1 प्लस में 3I2 प्लस में I3, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 139 दी हुई है। ढंग से देखो, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 2I1, और ये 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमको, तो 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 3I1 प्लस में 3I2 प्लस में I3। ये I1 I2 I3 क्या है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप देखते रहो ट्री मेथड को बार बार। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22.22%। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, जब ये 2/9 है तो मेरे पास लेट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे पास, लेट प्रिंसिपल। अब ये देख लो, जहां भी मैं देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को ट्री मेथड से, तो ट्री मेथड में सब जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम आ रही है। यहाँ पे 1/6 थी, यहाँ पे 5% थी, यहाँ पे कितनी आ रही है, 22.22। तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने, 3 इयर्स के लिए कर रहा है ना, 3 इयर्स के लिए, तो 3 इयर्स के लिए 729 मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 1 करना है, 3 3 1। अब यहाँ पे तो मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, ढंग से देखना, प्रिंसिपल चाहिए मेरे को। ठीक है, तो हाँ, अब कितना है यहाँ से देखो, ये कितना हो जाएगा, 81 गुणे गुणा 2 करूंगा ना, 162 तो ये हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको 9 से करूंगा तो 18 9 162, और 2/9 करो, 36 के एक, सॉरी 36 हो जाएगा ना, हाँ 36। और इसको 2/9 करूंगा तो 4 दूनी है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 3 48, यानी कि 486। ठीक है, 36 3 108 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 8 और 2 10, और 602। तो 602 जिसकी वैल्यू मेरे को एक, हाँ मतलब ये तो मेरे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पर तो मेरे को तो क्या चाहिए, I1 ही चाहिए ना। तो I1 कितना है मेरे पास, 162 है, प्लस I2 मेरे पास कितना है यहाँ पे 36 है, तो 3I2 108,
प्लस में i3 कितना है मेरे पास, 8 है, तो 162 और 116, एक 278, और 278 की वैल्यू इतनी है मेरे पास 1/2 टाइम्स 139, 1/2 टाइम्स ही तो है इसका, तो ये भी 1/2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 728। 720 होता तो 360, 360 के आसपास एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये यहाँ पे लिखा है ट्राई चूजिंग लेस कैलकुलेटिव मेथड। अब देखते हैं हम आगे वाले क्वेश्चंस में हमको किस किस तरह के मेथड्स उठाने हैं, वो हम उस हिसाब से देखते जाएंगे। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% कंपाउंडेड एनुअली इज, एनुअली हमको निकालना है। तो भाई जब 2.5 ईयर्स के लिए कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10%, सेकंड ईयर के लिए 10% और थर्ड ईयर के लिए 5%। अब भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालना आसान नहीं है क्या। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10 और 5 25, 25 प्लस ये कितना रहेगा, 10 × 10 100, और ये 50 और ये 50 यानी कि 200। तो 200/100 करेंगे तो 2, और 10 × 10 100, 100 × 5 करेंगे 500, यानी कि 0.05 ये आ गया। तो मतलब मेरे पास यहाँ से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है, 27.05%। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली मैंने। अब यहां से 8,000 का 27% निकाल लो पहले। 8,000 का 27% कितना हो जाएगा, 216। 216 ही तो होगा। 8,000 का 27% यानी कि 2160। 800 का 27% 216 होता ना, तो 8,000 का कितना हो जाएगा, 2160। 2160 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन तो बन रहा है, क्योंकि 0.05% कितना ही हो जाएगा, 10% 80 है ना। सॉरी, 10% 800 है, तो 5% कितना होएगा, 400। तो 0.05% निकालना है। 0.5% भी होता तो 40 आता। तो यानी कि 0.05% कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो यहां से देख लो 2164 एक ही ऑप्शन तो बन रहा है। या फिर यदि ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई मेथड 2 में, तो यहां से 8,000 करो, 8,000 से पहले 10% निकालोगे इसका, तो 10% कितना रहेगा, 800। फिर इसका 800, फिर इसका 5% चाहिएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में 2.5 ईयर है ना, तो 0.5 ईयर के लिए 5% हो जाएगा। अब इस 800 का 10% निकालो, यहाँ पे 80 है ना। अब इन दोनों 800 800 का हमको कितना चाहिए, 5%, यानी कि 1600 का 5% कितना हो जाएगा, 1600 का 5% हो जाएगा 80। ठीक है। और इसका भी मेरे को 5% निकालना पड़ेगा, तो 80 का कितना होएगा, 8 यानी कि 4। ठीक है, तो अब देख लो 800 800 1600, 2000, 2160 और 2164 हो गया ना सही। ठीक है, तो इसमें तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हो, एनी मेथड, एनी ऑफ दीज टू। ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, 18 मंथ हो गए ना, 18 मंथ हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 मंथ के हिसाब से ये 33.1% हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ ईयर के लिए कितना होएगा, 10%, और 10% को 3 बार कंपाउंड करना है, तो 33.1%। मैंने हमेशा बोला है 10% को एक बार कर रहे हो 10, 2 बार करोगे 21, 3 बार करोगे 33.1, 4 बार करोगे तो 46.41। एटलीस्ट ये तो याद रखो। तो 33.1% निकाल के मेरे को आंसर कमेंट में बता देना अब इसका। ठीक है। ओके। ए सर्टेन सन अमाउंट्स टू 4205.55 एट 15% पर एनम इन 2:2/5 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। ठीक है, हमको सम निकालना है और हमको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अब यूज करूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट तो दे रखा है मेरे को, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी हुई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 15%, सेकेंड ईयर के लिए 15%, और थर्ड जो 2/5 ईयर्स है लास्ट की, तो 5 से 15 यानी कि 2 दिए 6%। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से कितना हो जाएगा, यदि मेरे पास जो प्रिंसिपल कुछ भी था उसका मेरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर लूंगा 15%, यानी कि 3/20, यानी कि 23/20, इंटू में 23/20, इंटू में ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3/50, यानी कि 53/50। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 4205.55। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल में जब भी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लो। 23 एकम 23, 19 बच गया ना। 23, 23 × 1 = 184, और 23 × 184 65 बच जाएगा। ठीक है, 23 × 2 = 40, और 23 × 184 23 × 5 = 115। ठीक है, 23 से दोबारा काटो इसको, 23 × 7 = 161,
21 बच गया। 23 × 184, 23 नाम 207 और 23 × 95। ठीक है, 7.95 आ रहा है। मतलब कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.53 पंजा 53, 6 बच गया, 265, यानी कि 53 पंजा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 करेंगे 400, 400 इंटू में 50 करेंगे, तो प्रिंसिपल बराबर 0.15 इंटू 400 इंटू में 50। ठीक है, तो ये करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 400 करूंगा मतलब 100 का मल्टीप्लाई करता तो 15, 15 चौका 60, 60 इंटू 50 करूंगा तो 3000 मेरे पास आंसर हो। ठीक है, लेस कैलकुलेटिव मेथड यही था, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम बेहतर, सो 4:2:2/5 years एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब कंपाउंडेड ईयरली करा है उन्होंने, तो भाई कैसे निकालेंगे बताओ। फर्स्ट ईयर के लिए कितना रहा, 20%। सेकेंड ईयर के लिए कितना रहा, 20%। और थर्ड ईयर के लिए कितना रहेगा फिर, मतलब 2/5 years के लिए, तो 5 चौका 20 यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे जो लेस कैलकुलेटिव मेथड है तो वो यही है कि भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो इसका। आपको आना चाहिए वो फॉर्मूला रट रच के, कि भाई 2 और 2 4 यानी कि 40 और 8 48, 48 प्लस 20 20 करेंगे तो कितना होएगा, 400, 160 यहां से और 160 यहां से, यानी कि 720। तो यानी कि 7.20 ये हो गया, तो मतलब ये कितना आ रहा है मेरे पास, 48 आ रहा है, प्लस 7.2 प्लस। अब ये जो लास्ट लास्ट वाला आता है ना, ABC/1 10,000, तो ये बहुत ही छोटा वो आता है। तो इस बहुत ही छोटा वो आता है ना, तो इसको नेग्लिजिबल अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट मान लिया करो। कि जैसे मान लो 20 × 20 कर रहा है यहाँ पे, तो 400, 400 इंटू 8 करेंगे तो 3200। 3200 को जब हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 0.32 लिखेंगे। 0.32 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, 55.52% आ रहा है मेरे पास यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे निकालो, देखो 7200 का 50% है ही, तो 7200 का 50% करेंगे तो कितना आएगा, 3600। अब पहले 50% निकालो तो कितना आएगा, 3600, है ना। फिर 5% निकालो, इसका कितना आएगा मेरे पास, 360। ऑब्वियस सी बात है कि भाई 3960 से तो बड़ा ही आएगा थोड़ा सा ऑप्शन। और 0.5 निकालेंगे, 0.5% तो कितना आएगा, 36। एक ही ऑप्शन तो बन रहा है, इतना भी बड़ा नहीं जाना था। बात खत्म। और यदि यहां से यदि वैसे देखेंगे तो भाई देखो, प्रियोरिटी मेथड तो यही है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला प्रियोरिटी मेथड तो यही है मेरे पास। क्योंकि यहाँ पे जब अमाउंट निकलवा ही नहीं रहे, अमाउंट जब भी निकलवा रहा है तो हमको जरूरत पड़ेगी इन कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, और यदि हमसे वैसे पूछे तो देखो 7200 का 20% कितना होएगा, 1440। फिर इसको 1440 फिर दोबारा लिखोगे, फिर इसका 8% चाहिए हमको, 288, यानी कि 576 हो गया। फिर ये तो ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड हो गया ना ये वाला मेथड, तो फिर इस मेथड को नहीं अपनाना है। ठीक है, अच्छा, ये हमको एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट, अभी जो हम एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट देखेंगे, अब हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ए सम ऑफ 1000 इज प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर्स व्हाइल द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर इज 10%, 5% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ये मेथड वन मैं बता रहा हूं, तो मेथड वन एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट कैसे जोड़ेंगे, देखो फर्स्ट ईयर में देखो 1000 था प्रिंसिपल, और 1000 में 10% करेंगे तो उसका 100 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो गया, 1100 हो गया। 1100 हो गया ना। अब 1100 का 5% कितना रहेगा, 1100 का 10% 55, तो पच सॉरी 1100 का 10% 110, 110 का आधा 55, यानी कि 5% 55 आ जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 1155। अब 1155 का 2% निकालना है। यदि इसका 10%, 115.5 है, तो 2% कितना रहेगा, 5 का भाग दे दो। तो यानी कि 5 × 3 = 15, 23, 23.1, यानी कि ये कितना आएगा मेरे पास, 1178.1। तो मतलब मेरे पास यहाँ से कितना बन जाना है वो, ये जो मेरे पास है यहाँ से 10,000 है भाई, ये 10,000 करो यार इसको, 10,000 करो, है ना, 10,000 करोगे ना इसको। 11,000 बन गया, 11,000 का आधा कितना बन जाएगा यहाँ से फिर, ये 550 बन जाएगा, 550 करेंगे तो 231, और 231 करने के बाद 11,781 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये तो हो गया एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट। ठीक है, कि हमने पहले 10,000 था, 10,000 का हमको 1000 मिल गया फर्स्ट ईयर में, फिर 1100 हमारे पास टोटल अमाउंट बन गया। टोटल अमाउंट बनने के बाद हमने इस पे 5% निकाला, फिर टोटल अमाउंट ये बन गया, फिर टोटल अमाउंट पे हमने ये निकाल दिया 2% इसका, तो फाइनल हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक है,
और यदि हम वैसे जाना चाहें तो मेथड टू हमारे पास क्या कहता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा कि 10,000 है मेरे पास, तो यहाँ से कितना आएगा, 11/10 करो इसको, फिर इसको यहाँ से कितना करो, 5% यानी कि 21/20 करो, और फिर 2% है तो यानी कि 51/50 करो। तो 50 दूनी कितना होएगा, 100 यानी कि 1000, और 10,000 ये तो कट गया, तो 11 × 21 इंटू में 51। तो ये तो भाई थोड़ा कैलकुलेटिव मेथड है, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा ही है। और आप ये देख सकते हो कि जो ऑप्शन रहेगा वो 7 का मल्टीपल रहेगा, 17 का रहेगा, 11 का रहेगा और 3 का रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का मल्टीपल चेक मत करा करो, इसमें बीच वाला मल्टीपल चेक करा करो कि 7 वाला कहीं मैच कर जाए। ठीक है, तो 7 वाला मैच करोगे तो 700, पीछे से 3 दिन के पेयर बनाओ, घटाते जाओ, 781 - 11 770 आ रहा है। ये कितना आएगा, 233 आएगा। ये कितना आएगा, 231 माइनस में 11 यानी कि 220, ये तो है ही नहीं, है ना। 658 माइनस में ये करेंगे 11, 647, 7×9 = 63, 17 नहीं है ये भी। ठीक है, और ये करेंगे तो 7×3 = 21 और 2 बच गया, यानी कि ये भी नहीं है, तो हमारे पास यही आंसर हुआ। 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो यदि आपसे आता है तो दोनों ही मेथड उचित रह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी मेथड यही रहेगा मेरे पास, प्रियोरिटी मेथड। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस सेट जब हम डाल रहे हैं तो वहां पे आप हर चीजों को बताएंगे कि भाई प्रियोरिटी मेथड वगैरह वगैरह, पर बशर्ते आप बने तो रहिए। अच्छा, A man invested 8,000 in scheme for 3 years at compound interest. The interest of first 2 years is X% and that for the last year is 20%. ठीक है, if the interest received by him after 3 years is 4696, then find the rate of interest for first 2 years। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे भी आपके सामने दो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि मान लो यदि जो फर्स्ट ईयर के लिए जो, सॉरी फर्स्ट 2 इयर्स के लिए XX% थी ना, तो मैथड टू तो आपसे ये कहता है कि मान लो मेरे पास 8,000 का प्रिंसिपल था, और इस पे मेरे को क्या लगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लग के 100 + X% हो गया होगा, वो 100 + X/100 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 इयर्स के लिए है ना। और फिर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 6/5। और ये अमाउंट कितना है टोटल, 8,000 प्लस में 4,696 का ब्याज है, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना होएगा, 12,696। ये अमाउंट है, अमाउंट 8,000 प्लस 12,000, सॉरी 4,696। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो ये तो कितना बार कट जाएगा, 1,600, 12 दूनी 96, और एक, और 16 6 की 96। तो यानी कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 + में एक्स का होल, 100 + में एक्स अपॉन में 100 का होल स्क्वायर बराबर 2116 अपॉन 1,600। ठीक है, यहां से हटाएंगे तो इसको रूट लो, और रूट निकालेंगे तो देखो 2116 किसका होता है, 2025 इससे पहले आता है जस्ट 45 का स्क्वायर, तो ये 46 का स्क्वायर है, 46 अपॉन में 40। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ से सीधी सीधी आ रही है मेरे पास, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी आ रही है यहाँ से अब 23/20। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ध्यान रखना। जब ये मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 15% आ रही है ना, 15% आ रही है ना मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। तो फर्स्ट 2 ईयर में जो मान लो 8,000 है, तो फर्स्ट ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो मैंने वाई मान लिया, तो 2 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, 22 स्क्वायर। मतलब 2 ईयर में मेरे पास अमाउंट इतना बन गया, 2 ईयर्स में मेरे पास अमाउंट इतना बन गया। ठीक है, प्लस अब मेरे पास जो 2 ईयर्स में अमाउंट बना है, 2 ईयर्स में जो अभी अमाउंट बना है, तो उस पे ब्याज लगेगा ना मेरे को। 2 ईयर्स में जो भी ब्याज लगा है, मेरे को उस पे ब्याज मिलेगा कितना, 20% का। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8,000 का 20% यानी कि 1,600। तो 1,622 स्क्वायर, है ना। इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी देनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पे, 12,696। या फिर कुछ मिस्टेक कर रहे हो उसमें आप, बताओ। मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ ये 9622 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12,696। तो 22 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12,696 अपॉन में 9600। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। इसको 6 से काटो ऊपर नीचे, 22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा,
एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट कर रहा हूं मैं, एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट। तो जब मेरे पास 2 ईयर्स का अमाउंट इतना हो गया, तो अमाउंट पे ब्याज लगेगा ना, अमाउंट पे ब्याज लगेगा ना थर्ड ईयर में। अभी समझा के आ रहा हूँ भाई, एडिंग ईयर वाइज इंटरेस्ट में आपको यार। तो इसको करेंगे तो 2116 भाई यही आ जाएगा मेरे पास, 1600। इसको सॉल्व करते रहिएगा, यही आ जाएगा जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 है तो। ठीक है, अब तो समझ में आने लग गया होगा आपको थोड़ा थोड़ा। ₹16,820 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स ऑफ एज 27 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। दे इन्वेस्टेड दियर मनी एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट बोथ विल रिसीव इक्वल मनी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, जब इक्वल मनी प्राप्त कर रहे हैं ये, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, कि जो बड़ा वाला ब्रदर है उसको 13 ईयर्स के लिए, और छोटा वाला जो ब्रदर है उसको 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, और जब दोनों को सेम मिल रहा है तो दोनों का अमाउंट सेम है, बोथ अमाउंट सेम है। तो मान लो मैंने जो एल्डर ब्रदर है उसको ई दिया था मैंने, और जो यंगर ब्रदर है उसको वाई दिया था मैंने। ठीक है, ये तो शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, शेयर ऑफ बड़ा भाई। ठीक है, ठीक है, अब ये तो समझ चुके होंगे, भाई इज इक्वल टू शेयर ऑफ छोटा भाई। तो इसका जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा फिर 13 ईयर में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 1/20, यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, 21/20। अब ये 13 ईयर्स में है तो 13 ईयर्स में टोटल अमाउंट इतना ही तो बनेगा, इज इक्वल्स टू, ये वाई है इंटू में इसको कितना मिला, 21/13, 15 ईयर्स तक मिला है, तो 15 ईयर्स। यहां से देखो 21/13 कट जाएगा, मतलब ई अपॉन में भाई यदि आपसे कोई पूछ ले तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 21/13 का होल स्क्वायर। तो ई अपॉन में वाई कितना आ रहा है मेरे पास, 441 अपॉन में 169। मतलब जो इनका मेरे पास रेशियो है ना वो दे दिया, बस इस रेशियो की वैल्यू ही मेरे को कितनी दी हुई है, 16,820। तो ये कितना आ रहा है, 4 और 1 5, और 6 और 4 10, यानी कि 610, और 610, नहीं 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 नहीं, 400, 500, 600, 610। ठीक है, तो 610 की वैल्यू मेरे पास 16,820 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 610 और 610 करेंगे तो कितना आएगा, 1220, 1220। और ठीक है, मतलब ये मेरे पास इतना ही आ रहा है ना। अरे यार ये 20/21 होगा ना यार, मैं तभी तो सोचू यार क्या गलती हो रखी है। ये सॉरी 20 स्क्वायर करो ना इसको यार, 881 आ रहा है ना। तो ये कितना होएगा, जस्टिस का दुगना हो गया ना। सॉरी 841 है ये, 841। ठीक है, तो 841 जस्टिस का दुगना है, तो मतलब दो गुना हो गया। मतलब इसका बड़े भाई का हिस्सा कितना है, 441 का दुगना, 882, मतलब यही है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1250 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर तो कितना रहता है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ लूँ तो कितना रहेगा, 2I1, और 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लूँ तो 2I1 प्लस में I2, यही है ना। ठीक है, तो 2:1 लग जाएगा। अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ही, तो 1250 निकाल दो। मतलब मेरे को एक I2 की वैल्यू चाहिए, 2I1 माइनस में, 2I1 प्लस में I2 में से आई आई 2I1 घटाऊंगा तो I2 आ रहा है ना। मतलब मेरे को एक I2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक I2 की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, 1250, 4% है, 1/25। ठीक है, तो यानी कि ये कितना होएगा फिर। ठीक है, तो 1/25 से कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2, तो 2 मेरे पास सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ तभी मैंने ये सीधा लिख दिया है ना। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% फॉर ईयर्स, 2 ईयर्स इज 45। ठीक है, मतलब ये 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2I1, मैं अभी बता के आ रहा हूँ। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस में I2। तो मेरे पास ये I2 की वैल्यू 45 दी हुई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब यहाँ पे मैं ट्री मेथड ही अपनाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दी हुई है, 15% यानी कि 3/20। तो मेरे पास प्रिंसिपल मैंने मान लिया, प्रिंसिपल 2 ईयर्स का है ना, तो 2 ईयर्स का मैंने 400 मान लिया। ठीक है, तो 2 ईयर्स का जब 400 मान लिया तो 2:1 लगा दो अब यहाँ से।
तो 400 यानी कि 20, 20 × 20 करूंगा तो 400, 20 या 60 आ जाएगा, ठीक है। और 60 का 3/20 निकालूंगा तो 9, है ना। इस 9 की वैल्यू मेरे को 45 दी हुई है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 5, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे सम कितना आ जाएगा मेरे पास, 400 × 5 यानी कि 2000 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। What is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum for third year is 2000 and compound interest earned in 2 years is 4160, ठीक है। तो थर्ड ईयर के लिए जब सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तो भाई मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट तो 2000 इससे पहले था, और इससे 2000 इससे पहले था, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों भाई। सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स, मैं लिख रहा हूं आपकी वजह से सिर्फ यहाँ पे, वरना सीधा सीधा सा आंसर दिख रहा है कि 2000 का 2000 है, फिर दूसरे ईयर में 2160 है। 2000 से कितना ज्यादा है ये देख लो, 2000 का 8% कितना होता है, 160, 8% इसका आंसर है सीधा सीधा। जिसको देखते ही थोड़ा बहुत नॉलेज है ना वो सीधा सीधा कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है ना, तो SI फॉर ऑल द ईयर्स विल बी सेम, ठीक है। मतलब 2000 मिल रहा है फर्स्ट ईयर में तो 2000 ही सेकेंड ईयर में रहेगा, और 2000 ही उनका थर्ड ईयर में रहेगा, ठीक है। यदि CI हम देखें तो यदि 2000 इसमें दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इतना दे रखा है ब्याज, सेकेंड ईयर में यदि कितना दे रखा है वो 2160, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा ना। तो ये जो 2160 मिला है, ये 160 ज्यादा कहाँ से आया है, ये ब्याज पे ब्याज मिला है, मतलब 2000 अपॉन में 160, सीधा सीधा कर दो, 8%, ठीक है। If the difference between the compound interest and simple interest at 17% on sum of money for 2 years compounded annually is 433.5, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस में I2, है ना। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 2I1 हो जाएगा, ठीक है। 2 ईयर्स का तो 2:1 लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। मतलब ये यदि I1 है तो ये I2 है ना। और I2 मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, I2 की वैल्यू ही मेरे को सीधी सीधी 433.5 दी हुई है। I2 की वैल्यू ही सीधा सीधा मेरे को 433.5 दी हुई है, ठीक है। तो मेरे को ये और निकल जाए तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बैकवर्ड मेथड पे जाना चाहूंगा इसमें, कि भाई जब मैंने I1 से मैं I2 पे गया था, I1 से मैंने I2 पे गया था तो मैंने जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 17% है, तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये 17% की ही वैल्यू है मेरे पास, 17% की ही तो वैल्यू होगी मेरे पास, 17% की वैल्यू है ना। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता। 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 17 × 17, 17 × 2 = 34, 9 3, 17/85, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, यहाँ से 2550, ठीक है। तो मतलब जो I1 है वो मेरे पास कितना है, 2550 है, और I2 मेरे पास कितना है, 433.5 है, ठीक है। तो मेरे पास 2I1 करना है मेरे को 5100, और प्लस में 433.5, 5533.5 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल दी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, 2I1 प्लस में I2, समझ में आने लग गया होगा अब तो यार, धीरे धीरे यार, ठीक है। The difference between the compound interest compounded annually and simple interest on a sum of 25,200 at a certain rate of interest for 2 years is 700. The rate of interest per annum is 700 बाई 252,000, मतलब कि 1/36 कितना हो जाए, 1 बाई, मतलब यही होएगा ना, ठीक है। तो मतलब 1/36 का अंडर रूट निकाल दो सीधा सीधा, 1/36 यानी कि 1/6 कितना हो जाएगा, 16 अब ये कैसे आया वो भी समझ लो। भाई SI for 2 years निकालेंगे तो कितना रहेगा, 2R प्रतिशत, और यदि CI निकालेंगे 2 years के लिए तो कितना रहेगा, 2R प्रतिशत प्लस में R² / 100 प्रतिशत। अब यहाँ पे यदि मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है,
डिफरेंस आ रहा है मेरे पास R² बाई 100% का। और इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 700 दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 700। ठीक है। तो प्रिंसिपल का मेरे को कितना दिया हुआ है, देखो प्रिंसिपल का ही निकालना है ना मेरे को। तो देखो, प्रिंसिपल इंटू में R² बाई 100% इज इक्वल टू 700। ठीक है। अब इस 700 का यहाँ पे डिवाइड करो पहले, R² परसेंट की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ मैं सीधा सीधा यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/में 252, यानी कि R² की वैल्यू 1/36। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। ठीक है। अ, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर, कमेंट आंसर। ठीक है। अच्छा, व्हाट सम विल गिव 2244 एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन डेढ़ ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, बताओ। बताओ यहाँ पे, मैं आपसे यदि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछूं तो बता पाओगे। मेरे को यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट सम विल गिव 244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन डेढ़ ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड हाफ ईयरली करना है, और सिंपल इंटरेस्ट को तो जो करेंगे वो करेंगे ही। बताओ। चलो मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, है ना। कमेंट में बताना मेरे को इसको आंसर, है ना। A borrowed a sum of rupees 1,60,000 from B at 10% per annum, simple interest. At the same time, he lent the same sum to C at the same rate on compound interest, compounded half yearly for 2 years. ठीक है। Find the amount earned by A in the whole transaction. ओके। ठीक है। तो भाई ये बताना है हमको कितना ए ने राशि, भाई ए ने देखो, ए ने बी से कितना लिया, 10% पे लिया, है ना। और 2 years के लिए लिया होगा उसने। एट द सेम टाइम ही लैंड, 1 सेकेंड, simple interest at the same time the same sum to C at the rate same rate on the compound interest compounded half yearly for 2 years। तो 2 years के लिए कितना हो गया, 20% हो गया। और यहाँ पे इसने B से लिया और C को दे दिया वापस, C को दे दिया वापस, है ना। तो C को कितने पे दे रहा है, वो 10% पे ही दे रहा है, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहा है उसको। तो कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहा है तो 5% को 4 बार नहीं करना पड़ेगा, 5%, 5%, 5% और फिर ये 5%। ठीक है। तो आप अब ये मेरे को निकाल पाओगे, आप ट्री मेथड अपना लेना यहाँ पे 4641 लगा के, है ना। और 4641 से निकालो, देखो अभी यार निकाल के बताइए देता हूँ। 160,000 है ना, तो इसका 1/20 करते जाओ। ठीक है। तो 1/20 करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आएगा, 8,000। फिर इसका 1/20 करेंगे 400। हाँ, 1/20 8,000 ही आ रहा है क्या, 2020। ठीक है, 8,000 ही आ रहे हैं, है ना। और इसका 1/20 करेंगे 20, इसका 1/20 करेंगे 1। 8 चौक 32, और ये कितना होएगा 2,400, यानी कि 34,400, 34,481 बन रहा है। ठीक है, 34,481। और यहाँ से ये कितना बन रहा था, 20%। तो 1,60,000 का 20% कितना रहेगा, 32,000। तो कितना मिला ए को, 32,000 यहाँ से, और सी से उसने 34,481 लिया है। तो यानी कि कितने का फायदा हो रहा है उसको, 2,481। ये फाइनल आंसर है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है, जो आप ये कॉन्सेप्ट बता पाओगे, थोड़ा बहुत मेरे को बताना चाहोगे कि भाई ये कैसे हुआ है मेरे से। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका आंसर बता देता हूँ, चलो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ही बता देना इसका आंसर ये है। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट, अमाउंट गिवन एंड प्रिंसिपल आस्क्ड, RI आस्क्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कल जब PYQ जो सॉरी प्रैक्टिस सेट करवाया था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करा था। हमसे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि ए सम ऑफ 3125 अमाउंट्स टू रुपीज 3515.20 इन थर्ड ईयर 3 years एट X% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। मतलब हमको एक तो प्रिंसिपल दे रखा है और एक अमाउंट दे रखा है, तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालनी है, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है।
तो हमसे ये पूछ रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ढंग से ध्यान से समझना कि लेट प्रिंसिपल मेरे पास 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो भाई सीआई पे तो क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है 1100, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। फिर ये सेकंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। मतलब जो मेरे पास टोटल ब्याज मिला यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना मिला 33.1%। ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1.1 से। और ये 1.1 क्या था, ये मेरे पास कुछ नहीं था, ये सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ से आता है कि मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 थी, तो 10 प्रिंसिपल था, तो उस पर एक इंटरेस्ट मिला। मतलब अमाउंट मेरे पास कितना टाइम्स हो गया होगा, 11/10 टाइम्स। और 11/10 टाइम्स ही क्या है मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ऐसे ही यदि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो होती 6.66% होती, तो 6.66% कितना होता है, 1/15। तो मतलब 15 से एक ब्याज मिला, तो मतलब 16/15 टाइम्स हो गया होता। और ये क्या होता उस कंडीशन में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता मेरे पास। ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा 11/10 का, यहां से ऐसे ही यहां से यहां तक गया तो भी 11/10 का, ऐसे ही यहां से यहां तक गया तो 11/10 का। मतलब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं कि हम किसी एक ईयर से दूसरे ईयर में जो उसकी ही कंजेक्यूटिव होगी, मतलब एक से दो में जा रहे हैं या दो से तीन में जा रहे हैं, तीन से चार में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे पास सेम ही रहेगा, जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी उससे निकलेगा। ठीक है। तो मतलब ये 11/10 टाइम हुआ, ये 11/10 टाइम हुआ। अब कोई यहां से आपसे पूछे कि भाई यहां से मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास चाहे कुछ भी था, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट इतना है, फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल इतना है, वो सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना बन गया, वो सेकेंड ईयर में अमाउंट मेरे पास 1210 बन गया। तो मतलब ये मेरे पास कितना हो गया, 1.21 टाइम्स। 1.21 टाइम्स मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर टाइम्स है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर टाइम्स है। अब यदि मैं थर्ड ईयर के लिए पूछूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक्स क्यू टाइम्स है, क्यू टाइम्स है ना। 1.1 का क्यू भी तो है ये 1.1 का स्क्वायर ही तो है ये वाला। ठीक है। तो मैं यहां से कुछ नहीं देख पाया, मैं यहां से सिर्फ एक चीज देख पाया कि ऐसे केसेस में यदि हमसे ये पूछे कि भाई मान लो हमको प्रिंसिपल दिया है और जितने भी ईयर्स बाद का हमको अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे थर्ड ईयर का अमाउंट दिया है ना, तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालो 1331। और फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल कितना था, 1000 था ना, उसका जितने भी ईयर्स के बाद दे रखा है तो उतना ही टाइम छूट निकाल दो इसका। मतलब यदि 3 टाइम के बाद पूछ रहा है तो 1/3 पावर कर दो इनकी। तो इसकी 1/3 पावर करेंगे तो 11/10। अब ये 11/10 क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10, और 1/10 10। ठीक है। अब यदि ऐसे पूछ लेता कि मान लो हमको फर्स्ट ईयर का अमाउंट दे दिया होता और फोर्थ ईयर का अमाउंट दे दिया होता। मान लो फर्स्ट ईयर का अमाउंट इतना है, मैं कहाँ लिखूँ, फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1100 है फर्स्ट का, और फोर्थ का इतना है, फोर्थ का दे दिया इन्होंने 1464.1 दे दिया इन्होंने। ठीक है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो ना यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने टाइम्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 इयर्स का टाइम लगा मेरे को, 3 इयर्स का टाइम। और जब 3 इयर्स का टाइम लगा तो मेरे को क्यूब रूट ही निकालना रहेगा। तो ऊपर लिखो इसको 14,400, 14,641, और नीचे 11,000, पॉइंट हटा दिया मैंने। इसको सीधा सीधा 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1331 अपॉन में 1,000। और इसका यदि क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 11/10। और 11/10 मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10। ठीक है। तो मतलब हमको चाहे कुछ भी दिया होगा, जितना ईयर्स का गैप होगा ना उतने ही टाइम्स हम उनका रूट निकाल देंगे, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है। तो आप आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, मान ले यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, वो 3515.20 कितने ईयर में हो गया, वो 3 इयर्स में हो गया। एक तो हमारे पास सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो 3125 है, और ये 390.20 का मिल गया इसको, तो 390.20 अपॉन में 3125, 10% से जो ज्यादा है, 10% जो ज्यादा है ना। लेकिन भाई हम कंपाउंड कर रहे हैं 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का जब हम कंपाउंड कर रहे हैं तो हम एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम ऐसे मेथड से नहीं निकाल सकते। तो इस मेथड को हमको समझना जरूरी है कि भाई देख लो यहाँ पे यदि 11/10 टाइम हुआ तो यहाँ पे भी 11/10 हो रहा है, यहाँ पे भी 11/10 हो रहा है। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो 121/10 टाइम्स हुआ है, मतलब 2 इयर्स का गैप है। और 2 इयर्स का गैप है तो मतलब हम स्क्वायर टाइम, हम इसका वो निकाल देंगे, क्यू स्क्वायर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा हमारे पास, क्यू रूट निकल जाएगा, तो मतलब 3515 है, 0.20 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 3125। ठीक है। अब ये पीछे 20 आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, 3515 है 20 अपॉन में 3125 इंटू में 100 कर दिया मैंने। ठीक है। ओके।
देखो 20 आ रहा है और ये 100 आ रहा है, मतलब मैं इसको 20 से काट रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा। 20 से कम 20, 15 बच गया, 20 सत्ते 140। ये कितना बच जाएगा, 11 है 5 और 15 पंजे 20 पंजे 100, 15 बच गया, 20 सत्ते 140, 20 छीके 120। और यानी कि ये बच जाएगा नीचे 15,625 में, तो 15,625 क्यूब रूट ऑफ 25। और ये कितना हो जाएगा, जब इसका क्यूब रूट कैसे निकाल, मतलब इसका इस क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। 576 है ना, तीन तीन के पेयर्स बनाते जाओ पीछे, और ये 17 है, तो 17 से ठीक ठीक छोटा क्यूब रूट नंबर कौन सा है, 2 है, तो मतलब 2 होगा। और 6 किस क्यूब रूट में आता है, आपको ये पता होगा कि 1 से 10 तक जब हम क्यूब से लिखते हैं तो उनके यूनिट डिजिट्स अलग अलग रहते हैं, मतलब 1, फिर 8 आएगा, फिर आएगा मेरे पास 27, फिर आएगा मेरे पास 64, फिर आएगा मेरे पास 125, फिर 216, फिर आएगा मेरे पास कितना 343, फिर आएगा मेरे पास कितना 512 आएगा, फिर मेरे पास कितना आएगा 729 आएगा, फिर मेरे पास 1000 आएगा। देख लो, हर के हर जो मेरे पास है वो अलग अलग है, मतलब ये लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 26 का ही रहा होगा मेरे पास। ठीक है, तो 25 26, मतलब ये क्या है मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1/25, यानी कि 4%। तो अब मेरे को जो भी निकालना है वो निकालते रहना आप, ठीक है। हाँ, ये 29 1600 है, और ये 314 है, 928 है, ये 2 ईयर्स का है, ये 3 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है। अब 1 ईयर का गैप है तो इनका वन टाइम रूट निकाल दो, 314 है 928 अपॉन में 29 1600। ठीक है, अब निकालो इनका क्यूब रूट। देखो, ये ये 928 है, ये 314 है। अब 314 से जस्ट छोटा जो क्यूब रूट है वो कितना है, वो किसका है। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं भाई, है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब 314 और 6, ठीक है, और 8 का हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 91 60 अच्छा, ठीक है, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करो और फिर इसका, अरे मतलब इसका तो वन टाइम रूट ही निकालना था ना, मैं इसका 3 टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, सॉरी। तो इसका वन टाइम रूट निकालना है, मतलब इसका क्यूब रूट नहीं निकालना है, इसका पावर 1 ही करना है हमको, ठीक है। बता देना मेरे को। अच्छा, ए सर्टेन amount invested at a rate compounded annually grows to an amount in 5 years, which is a factor of 1.191016 more than to what it would have grown in 2 years। तो एक तो 5 ईयर्स में दे रखा है, एक 2 ईयर्स में दे रखा है, कितने का गैप आ रहा है, 3 ईयर्स का गैप। सीधा सीधा निकाल दो। ये मेरे पास 1 पॉइंट कितना है, 1911016, 1191 है ना, ठीक है। और ये कितनी बार है, 6 संख्या हुआ पॉइंट, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है मेरे को। ठीक है, तो क्यूब रूट निकाल दो, बताओ। ये तीन तीन के पेयर बनाओ, तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, ये 1, है ना, 1। और देखो ये मेरे पास कितना है यहाँ पे, ये तो मेरे पास सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि भाई 100 है ये तो नीचे, और ये 100 से थोड़ा सा ऊपर ये गया है, तो मतलब बीच वाली संख्या तो 0 है मेरे पास, है ना। अब ये 6 किस में आता है मेरे पास, तो सीधा 6 के क्यूब जब मैंने करवाया था 216, तो 6 यूनिट डिजिट तभी हो सकता है जब संख्या के यूनिट डिजिट 6 होगा। तो मतलब कि कितना होएगा, 53/50। 53/50 क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। 3/50, ठीक है। अच्छा, Atul borrowed a sum of 12,000 and agreed to repay it by paying 4800 at the end of first year and rupees 9240 at the end of second year. What is the rate of compound interest compounded annually? ठीक है, तो मतलब 12,000 को उसने रीपे करा कितने में, 2 ईयर में, तो 2 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा, 1/6। मतलब उसको इतना अमाउंट चुकाना था, इतना अमाउंट उसको चुकाना था, मैं कल ही करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए इस वजह से यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं जब 12,000 का मेरे को x² टाइम चुकाना था उसको, अब मैंने 4800 फर्स्ट ईयर के एंड में दे दिया, मतलब 4800 मैंने दिया उसको, तो ये 4800 पे 1 ईयर का ब्याज भी तो लगा है, तो 4800 का टोटल अमाउंट मैंने कितना दिया होगा उसको, 4800 इंटू में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर x प्लस ये 9240 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मतलब ये तो बिना ब्याज के वैसे ही दे दिया मैंने उसको चुकाने के लिए, ठीक है। तो 12 से काटो इसको, 0 0 0, 12, 100 x² इज इक्वल्स टू 40x प्लस में 62 84 और 62 84, तो 100 x²
-40x -77 = 0। अब 7700x² आना चाहिए और ये -40x रहना चाहिए। अब ढंग से देखो तो आप कैसे सोच पाओगे कि भाई जो दोनों संख्याएं रहेंगी वो बहुत बड़ी बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, हम 7700 है, 7700 से यदि छोटा क्यूब रूट देखें तो हमारे पास मान लो 85 का निकालें तो 85 क्या होता है, 5 × 5 = 25 और 8 × 9 = 72, 72 25, मतलब ये तो 85 से एक संख्या तो बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं, यदि इस मेथड को अपनाओगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, 85 7225 है तो मतलब एक संख्या तो 85 से बड़ी ही रहनी चाहिए, obvious सी बात है। तो भाई इसका तो सीधा सीधा देख पा रहे हो कि -110x करोगे और एक बार क्या करोगे, 70x करोगे तो एक -40x आ रहा है ना, मतलब x की वैल्यू 110 आ रही है। एक कितनी आ रही है, 70 आ रही है माइनस, तो माइनस में 70 तो हो नहीं सकती फैक्टर। x बराबर 110। अब ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, मैंने कल समझा दिया था, इस वजह से मैंने थोड़ा जो है डिटेल में नहीं समझाया यहाँ पे, है ना। तो आप देखते रहिएगा उस चीज को। अच्छा, a sum of money doubles itself in 4 years at compound interest, it will amount to 8 times of itself at the same rate of interest in how many years। अब भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसी कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ आपको कि मान लो ये प्रिंसिपल है, तो ये मान लो 10% का लगना था उस पे, तो ये जो 11/10 टाइम्स हो जाएगा, है ना। यदि इस पे भी 10% था तो ये भी कितना हो जाएगा, 11/10 टाइम्स। और ये भी यदि 10% लगा दिया मैंने इस पे तो इस पे 11/10 टाइम। अब मैं यहाँ पे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये डबल हो रही है 4 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो रही है, तो मान लो जो ये मेरे पास सेकंड ईयर में जो अमाउंट हुआ वो फर्स्ट ईयर का कितना टाइम्स हुआ, 11/10 टाइम्स। तो ये जो हर ईयर में अमाउंट रहेगा वो 11/10 टाइम्स हो जाएगा मेरे पास, जो प्रथम अमाउंट का रहेगा, मतलब जो इससे जस्ट पहले वाले अमाउंट का 11/10 टाइम्स रहेगा हमेशा। हमेशा 11/10 टाइम्स रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता जब तक मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 11/10 ही रहेगा। ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा 21/20 कर दूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डबल वो कितना ईयर में हो रहा है, डबल वो 4 ईयर में हो रहा है। डबल वो 4 ईयर में हो रहा है। मान लो जैसे मैंने 3 लिखा, 6 लिखा, 12 लिखा, फिर उसके बाद 24 लिखा, तो भाई ये 3 से डबल हो गया 6, एक ईयर में मान लो डबल हुआ, तो भाई अगले ईयर में ही वो इससे डबल हो जाएगा ना, अगले ईयर में इसका भी डबल हो जाएगा, फिर अगले ईयर में उसका भी डबल हो जाएगा, मतलब ये 24 टाइम्स कितने कितने ईयर में हो जाएगा, तीन तीन टाइम 3 ईयर में। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि डबल जब 4 ईयर में हो रहा है तो 8 टाइम्स कितने में हो जाएगा, 8 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब 4 × 3 कर देंगे तो 4 × 3 = 12 ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, a sum of money becomes 8 times in 15 years। अच्छा, when compounded annually, how many how much times will it become in 20 years। 20 ईयर्स में कितना बन जाएगा, मतलब मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि ये 8 टाइम्स बना, 8 टाइम्स 15 ईयर में बना, तो मैं यदि इसका क्यूब निकाल लूं, इसका क्यूब रूट निकाल लूं, तो ये 2 टाइम्स कितने ईयर में बना होगा, 2 टाइम्स 5 ईयर में बना होगा, 5 ईयर में बना होगा। तो मेरे को 20 ईयर निकालना है, तो 20 ईयर में ये 4 गुना हो गया ना टाइम्स, तो ये भी 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये कितना टाइम्स हो जाएगा मेरे पास, 16 टाइम्स हो जाएगा 20 ईयर। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स। अब ठीक है, मतलब देखो ये 6 ईयर्स में 8 टाइम्स बन रहा है, 8 टाइम्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यदि हम निकालेंगे एक ईयर का निकालेंगे तो एक ईयर का हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 1/6 टाइम्स करना पड़ेगा। एक ईयर में इतना टाइम्स हो रहा होगा ये 8 का 1/6 टाइम, मतलब एक ईयर में कितना हो रहा है, 2 की पावर 3 कर सकता हूँ ना इसको, 2 की पावर 3 इंटू 1/6, यानी कि एक ईयर में ये कितना हो रहा है, एक ईयर में 2 की पावर 1/2 टाइम्स हो रहा है, और 2 की पावर 1/2 टाइम्स कितना होता है, 1.414। भाई आपको ये पता रहना चाहिए, रूट 2 कितना होता है, 1.414, रूट 3 कितना होता है, 1.732, और रूट 5 कितना होता है, 2.236। ये तो एटलीस्ट तीनों कंफर्म ही याद रखो आप, है ना। तो ये जब 1.414 टाइम्स हो रहा है 1 ईयर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 41.4%।
क्योंकि भाई जब एक ईयर में ये इतने टाइम्स हो रहा है, तो मतलब इस पे इंटरेस्ट कितने का मिल रहा होगा? 0.414 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मतलब 41.4 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा इसमें। ठीक है। अब भाई एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊं या नहीं समझाऊं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये समझाऊं या फिर मैं ऐसे ही छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि भाई आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो। हम्म। मतलब मैं इसको किस मेथड से आपको समझाऊं, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अभी बीच के अंतर के रूप में कितनी राशि 244 देगी। छमाही ब्याज और रेट ऑफ इंटरेस्ट किधर गया है इसमें? है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो दिया हुआ ना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं गिवन होगा तब तक क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन तो वैसे गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रॉन्ग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हुआ नहीं है ना। एटलीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमें गिवन होगा तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे ना, तभी तो हम ट्री मेथड लगा पाएंगे यहाँ पे, कि भाई जब 1.5 ईयर्स के लिए पूछ रहा है तो 331 लगा देंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे। इसका मैंने सॉल्व करा था तब, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 61 की वैल्यू आ रही थी शायद, 244 के आसपास, तो मतलब एक की वैल्यू 4, तो मतलब ये आ रहा था मेरे पास 32,000। मतलब मैंने क्या माना था, वो 8,000 माना था। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 5% दी हुई थी, 5% दी हुई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब इसका 1/20 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा? 1/20 करूंगा तो इसका कितना आएगा ये? 400। इसका 1/20 करूंगा 20, इसका 1/20 करूंगा तो 1। ठीक है। तो मतलब ये तो मेरे पास क्या है, 3i1, ये तो मेरे पास सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 1.5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना ये तो मतलब मेरे पास जो गैप आ रहा है वो 61 का ही तो गैप है, और 61 की वैल्यू मेरे को 244 दी हुई थी, तो एक की वैल्यू 4, तो यानी कि 32,000। हम यहाँ पे देख लेना, करेक्शन कर लेना थोड़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है। ठीक है। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई एक क्वेश्चन रह गया है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और भाई अपना जो टॉपिक है, यदि आपको किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं 1-2 दिन में ट्राई करूंगा कि हाँ भाई आपके सामने वो वीडियो, वो इस टॉपिक के ऊपर सारे जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं टीसीएस के या फिर एसएससी में, तो वो लाने के प्रयास हम करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए